हेलो बच्चों, मैं राधा मीना संदीपनी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी को श्री जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने जो बात की थी, हम पढ़ रहे थे शब्द। क्या पढ़ रहे थे? शब्द। और शब्द के प्रकार हम दो पढ़ चुके थे, जिसमें हम बात कर रहे थे, जिसमें पहला था व्युत्पत्ति के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के। तो उत्पत्ति के आधार पर हम दो पढ़ चुके थे, जिसमें तत्सम तद्भव पढ़ चुके थे। तीसरा पढ़ रहे थे हम देशज। देशज की हम बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? देशज। तो मैंने आपको बताया था देशज यानी देश में जन्मा। मैंने बताया था उस दिन कि देश में जन्मा, मान लो ये हमारा भारत है। भारत के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की बोली, प्रजाति, जाति, ठीक है, इनके लोग रहते हैं और इनकी अपनी जो होती है विशेष प्रकार की क्या होती है? बोली होती है। और ये किसी क्षेत्र विशेष में हो जाने के कारण क्या हो गए हैं? कहाँ आ गए हैं? वो हिंदी में आए। यानी ऐसे शब्द जो किसी बोली के हैं, जाति के हैं, प्रजाति के हैं और आवश्यकता सुविधा के हिसाब से हिंदी में अपना लिए गए हैं, उनको बोला जाता है देशज। देशज यानी अचानक कोई भी शब्द हिंदी में नहीं आए हैं। वो कैसे आए? धीरे 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 धीरे। किसके माध्यम से? साहित्य के माध्यम से या लेखक के माध्यम से वो किस में प्रचलित हो गए हैं? हिंदी में प्रचलित हो गए हैं, उनको बोला जाता है देशज। जब हम परिभाषा की बात करते तो देखें, देश में जन्मा वेशज जो एक वर्ग के थे, एक समुदाय के थे, एक जाति के थे और एक बोली के थे, जो साहित्य या लेखक या क्षेत्रीय प्रभाव के कारण किस में अपना लिए गए हैं? हिंदी में। किसके माध्यम से? साहित्य के माध्यम से, लेखक के माध्यम से या क्षेत्रीय प्रभाव के कारण किस में अपना लिए गए हैं? हिंदी में अपना लिए गए हैं, उसको बोला जाता है देशज। जैसे हम बोलते हैं लोटा, डोरी, चारपाई, खटिया, झोला, टांग, ठेठ, है ना, बाप, बेटा, छोरा, छोरी, बाजरा, सरसों, ऐसे अनेक जो हैं शब्द हैं जो हिंदी में अपना लिए गए, वो क्या हो जाते हैं? देशज शब्द होते हैं। दूसरी हम बात करते हैं विदेशज। विदेशज यानी विदेश में जन्मे। अब विदेश में जन्म का मतलब क्या होता है? देखिए, हमारे यहाँ प्राचीन समय से ही भारत पर क्या हुआ? विदेशियों के आक्रमण होते रहे हैं। इन विदेशियों के आक्रमण के आधार पर वो धीरे धीरे आते थे, चले जाते, लेकिन जब आप देखेंगे कुछ समय बाद देखेंगे कि वो आए तो सही, भारत में ही रह गए, और जब वो यहाँ रह गए तो उन्होंने वही व्यवस्था को अपनाया है जो वो जहाँ के थे, चाहे वो अरब से आए हों, भारत से आए हों, कहीं से भी आए हो, चाहे फ्रांसीसी हो, चाहे आप इंग्लैंड से आए हो, कहीं से भी वो लोग आए हैं और वो क्या है? भारत में ही शासन करने लग गए थे, जिसके कारण उनके शब्द किस में आ गए हैं? हिंदी में आ गए हैं। नाम से पता है। तो क्या बोले, परिभाषा क्या है कि ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं के हैं और आवश्यकता सुविधा के हिसाब से हिंदी में अपना लिए, किसके माध्यम? परस्पर संपर्क। किसके माध्यम? परस्पर संपर्क। जैसे जैसे लोगों का संपर्क होता रहा, किनका? विदेशी लोगों का, किसके साथ में? भारतीयों के साथ में, उन्होंने क्या करा है? हिंदी में ऐसे कैसे वो शब्द अपना लिए गए। तो ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति तो विदेशों में हुई और आवश्यकता सुविधा के हिसाब से किस में अपना लिए गए हैं? हिंदी में अपना लिए गए हैं, उनको बोला जाता है विदेशज। क्या बोलते हैं हम? विदेशज। देखें, परिभाषा की हम बात करते हैं तो विदेश में जन्मा, ठीक है, वे शब्द जो विदेशी मूल के, क्या कहाँ के हैं? विदेशी मूल के हैं और परस्पर संपर्क के कारण किस में अपना लिए गए हैं? किस में अपना लिए गए? हिंदी में अपना लिए गए हैं। ऐसे शब्द को बोला जाता है विदेश। जैसे फारसी है, अरबी है, अंग्रेजी है, तुर्की है, पाश्तो है, चीनी है, जापानी, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कहाँ के हैं? विदेशी हैं और किस में अपना लिए गए हैं? हिंदी में अपना लिए गए। जैसे रेशम, चश्मा, दोस्त, कारीगर, गुलाब, जलेबी, पादरी, है ना, खून, ऐसे खत, बहुत सारे। और अंग्रेजी के तो हम पेन, कॉपी जो है, पेन, कॉपी, बोर्ड, ये से बहुत सारे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं के हैं और आवश्यकता सुविधा के हिसाब से किस में अपना लिए गए हैं? हिंदी में अपना लिए गए हैं, उनको बोला जाता है विदेशज। अब हम तीसरा प्रकार पढ़ते हैं। किसकी बात करेंगे? तीसरे प्रकार की शब्द का तीसरा प्रकार होता है
प्रयोग के आधार पर, सॉरी इसकी बात करते हैं हम। पांचवा प्रकार जो हो जाएगा वो हो जाएगा संकर। क्या करते हैं, संकर की बात करें। संकर पांचवा जो प्रकार होता है वो होता है संकर। संकर का मतलब था हाइब्रिड। संकर का मतलब क्या होता है, हाइब्रिड। बोले हाइब्रिड कैसा, बोले अभी तक हमने तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज इनको पढ़ा, ठीक है। बोले किन्हीं दो के मेल से, या तो इनके मेल से या इनके मेल से या इनके मेल से या इनके मेल से या इनके मेल से, किन्हीं दो के मेल से मिलकर जो शब्द बनता है वो संकर शब्द बनता है। क्या बोला है कि ऐसे शब्द या तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश है, इनमें से किसी दो के मेल से मिलकर जो बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, संकर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शंकर कहलाते हैं। तत्सम, तद्भव, तद्भव देशज, देशज विदेशज या विदेशज तद्भव या विदेशज तत्सम, इनमें से किन्हीं दो के मेल से मिलकर जो बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, संकर। संकर का मतलब हाइब्रिड करना। बोला हाइब्रिड किसका, किन्हीं दो के मेल से, कि या तो ये या ये या ये, इस प्रकार से किसी दो के मेल से जो मिलकर बनेगा वो संकर कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, जैसे बोला है बे फारसी भाषा का है, ईमान अरबी भाषा का, तो क्या बन जाएगा, बेईमान। चाल जो हो जाए तद्भव यानी तद्भव है, बाज जो फारसी है तो क्या बन गया, चालबाज। छाया जो तत्सम शब्द है, दार फारसी शब्द है तो क्या बन गया, छायादार। इसी प्रकार से टिकट अंग्रेजी है, घर तद्भव है तो क्या हो जाएगा, टिकट घर, ठीक है। इसकी अपन बात करें तो हम उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के पढ़े, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तत्सम का मैं पहले ही बताया, तत्सम का मतलब ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के थे और ऐसे कैसे हिंदी में अपना लिए गए हैं उनको क्या बोला जाता है, तत्सम शब्द। दूसरा था तद्भव। तद्भव का मतलब है कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के थे और समय के अनुसार परिवर्तित होकर हिंदी में अपना लिए गए, उनको क्या बोला जाता है, तद्भव बोलते हैं। क्या है इसका, संस्कृत का परिवर्तित रूप क्या कहलाता है, तद्भव। तीसरा बोला है देशज। ऐसे शब्द जो देश के अंतर्गत उत्पन्न हुए, चाहे वो बोली के थे, जाति के थे, प्रजाति के किसके भी थे, वो किस में अपना लिए गए, हिंदी में अपना लिए गए हैं, उनको बोला जाता है देशज। चौथा है विदेशज। ऐसे शब्द जो विदेशी मूल के थे या जिनकी उत्पत्ति विदेशों में हुई थी और आवश्यकता सुविधा के हिसाब से किस में अपना लिए गए, परस्पर संपर्क के कारण किस में अपना लिए गए हैं, वो अपना लिए गए हिंदी में, उनको बोला जाता है विदेशज। अब अगला पांचवा प्रकार पड़ा संकर। बोले संकर मतलब हाइब्रिड। बोला हाइब्रिड किसका, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज, इनमें से किसी दो के मेल से जो मिलकर बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। अब हम तीसरा प्रकार पढ़ेंगे किसका, शब्द का, वो होता है प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर होता है, प्रयोग के आधार पर। और प्रयोग के आधार पर दो होते हैं, एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। प्रयोग के आधार की हम बात कर रहे हैं, तो शब्द का तीसरा प्रकार कौन सा है प्रयोग के आधार पर, वो कौन सा आ जाए, विकारी और अविकारी। अब विकारी की हम बात करते हैं, सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम, विकारी। विकारी नाम से ही पता चल रहा है कि विकार उत्पन्न होना या बदलाव होना या परिवर्तन होना। क्या बोल रहे हैं, विकारी का मतलब है विकार उत्पन्न होना, परिवर्तन होना या बदलाव होना। क्या क्या, या तो विकार या परिवर्तन या बदलाव। लेकिन आधार क्या भाई, किस आधार पर बदलाव हो रहा, किस आधार पर परिवर्तन हो रहा या किस आधार पर विकार हो रहा, क्या कारण है जिसके कारण विकार हो रहा। बोले विकार उत्पन्न हो रहा है लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, काल के आधार पर, कारक के आधार पर और पुरुष के आधार पर। इन पांचों के आधार पर जो परिवर्तन होता है उसको बोला जाता है विकारी शब्द। क्या बोले हैं कि ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल और पुरुष इनके आधार पर परिवर्तन होते हैं उनको क्या बोला जाता है, विकारी शब्द कहते हैं। समझ में आए क्या बोल रहे हैं कि ऐसे शब्द जो लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, काल के आधार पर, कारक के आधार, पुरुष के आधार पर परिवर्तन होते हैं उनको विकारी शब्द बोला जाता है। आपने जरा पेपर सॉल्व किए होंगे यदि विभिन्न परीक्षाओं के, तो आपने देखा होगा कि ऐसे कौन से आधार नहीं हैं
जिसके आधार पर विकार उत्पन्न नहीं होता है तो वो कोई सा आधार दे देंगे, ठीक है। तो परिवर्तन किसके आधार पर होता है? इन 5 के आधार पर, लिंग, वचन, कारक, काल या पुरुष, इनके आधार पर परिवर्तन होता है। ऐसे शब्दों को क्या बोला जाता है? विकारी शब्द कहते हैं। देखें अपन लिंग की बात करें तो देखें ये लिंग के आधार पर परिवर्तन का, जैसे लड़का है तो लड़की। वचन की बात करेंगे हैं तो लड़का है तो लड़के, है ना, लड़की है तो लड़कियां। किसी भी आधार की बात करते हैं तो वचन के आधार पर। तीसरी बात कर रहे हैं कारक के आधार पर। किसकी बात करेंगे? कारक की बात कर। अब हम बात करते हैं कारक होते क्या। 2 मिनट समझ लें हम लोग कि कारक क्या। मैं आपको कारक बता दूंगा, आपको कारक समझ में नहीं आए तो पहले समझ लें 2 मिनट के लिए कारक होते क्या है। जैसे ये है संज्ञा, संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा सर्वनाम, यहां भी संज्ञा सर्वनाम है। इनका जब क्रिया से संबंध बताते हैं, किससे संबंध बताएंगे? क्रिया से। तो जब संज्ञा या सर्वनाम का इस संज्ञा और सर्वनाम से क्रिया से संबंध जिन शब्दों के द्वारा या जिन विभक्तियों के द्वारा बताया जाता है उसको बोलते हैं कारक या परसर्ग। क्या बोलेंगे? या तो परसर्ग बोलेंगे या शब्द बोलेंगे या विभक्ति बोलते हैं। तो क्या बोले हैं? जिस संज्ञा सर्वनाम का इस संज्ञा सर्वनाम से क्रिया से संबंध जिन विभक्तियों के द्वारा या जिन परसर्ग के द्वारा बताया जाता है उसको बोला जाता है कारक। देखें यहाँ पर ये है संज्ञा, ये है संज्ञा और ये भी है संज्ञा, है ना। अब ये है क्रिया, किसका? कौन सा है क्रिया? मारा। तो ये संज्ञा का, इस संज्ञा, देखें इस संज्ञा का, लड़के ने कुत्ते को पत्थर मारा। तो इस संज्ञा संज्ञा संज्ञा, इस संज्ञा का संज्ञा से किस क्रिया से संबंध जिन शब्दों के द्वारा बताया जाता है या जिन विभक्तियों के द्वारा बताया जाए या जिस परसर्ग के द्वारा बताया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कारक कहते हैं। क्या बोलते हैं? कारक। तो यहाँ देखेंगे या ने और को, इसके आधार पर परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ हमने बोला लड़के ने कुत्ते को पत्थर मारा। अब यदि लिखे लड़के को पत्थर मारा, मारा, तो देखेंगे ये संज्ञा और ये क्रिया और उससे संबंध किससे बता रहे हैं? को के द्वारा। तो आप देख रहे हैं इसके परिवर्तन करने से अर्थ में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। इसको बोला जाता है कारक। तीसरी बात होती काल। काल का है, चाहे भूतकाल हो, वर्तमान काल, भविष्य काल की हम बात करते हैं। जैसे यहाँ थे उसने कार्य किया था, उसने कार्य किया है और वह कार्य करेगा, इसके आधार पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करा? उसने कार्य किया था भूतकाल, उसने कार्य किया है वर्तमान काल और वह कार्य करेगा भविष्य काल की बात करते हैं। अगला है पुरुष के आधार की बात करते हैं। पुरुष की बात तो पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम के आधार पर परिवर्तन करेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहाँ आएगा? सर्वनाम का प्रकार हो जाता है। तो हम याद रखें इसमें 3 होते हैं। मान लो ये ए, बी और सी 3 लोग होते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं ए की। अब जैसे मैं हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं हूँ वक्ता। कौन है? वक्ता। मैं बोल रही हूँ इसलिए मैं वक्ता हूँ, ठीक है। तो जब मैं अपने लिए जिन शब्दों का उपयोग कर रही, जैसे मैंने कहा मेरा नाम ये है, मेरा घर यहाँ है, ये मैं जो है, मैं अपना खुद का बोध करवा रही हूँ। अर्थात वक्ता जो है जब अपने स्वयं का बोध करवाता, वक्ता जब अपने स्वयं के लिए जिन शब्दों का उपयोग करता है उसको बोला जाता है उत्तम पुरुष। क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष। वक्ता स्वयं का बोध करवाता है उसको बोलते हैं उत्तम पुरुष। मैंने बोला तुम्हारा नाम क्या है, तुम कैसे हो, तुम्हारा घर पे कैसे, आप लोग कैसे हैं। तो आप, तुम, तुम्हारा, ये किसकी बात कर रहा है? श्रोता की, जो सुन रहा है। जब श्रोता के लिए जिन शब्दों की बात करते हैं, श्रोता के लिए जिन शब्दों की बात करते हैं उनको बोला जाता मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और जब हम किसी गैर हाजिर व्यक्ति की बात करते हैं, वो कैसा होगा, वह क्या कर रहा होगा, तो वे क्या कर रहे होंगे। तो जब हम किसी गैर हाजिर व्यक्ति की चर्चा करते हैं तो वो किस में हो जाएगा? अन्य पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो इसी आधार पर मैंने कहा, उसने कहा और तुमने कहा, तो ये उत्तम पुरुष हो गया या मध्यम पुरुष होगा और ये अन्य पुरुष। तो इन 5 के आधार पर जो परिवर्तन होता है उसको बोला जाता है विकारी शब्द। पूछा गया क्वेश्चन है
कि विकारी शब्द किसके आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं, तो कुछ और दे देंगे। तो 5 क्या, लिंग, वचन, कारक, काल और पुरुष के आधार पर परिवर्तन होता है। जब इन 5 आधार पर परिवर्तन नहीं होता है उनको बोला जाता है अविकारी। क्या बोलते हैं, अविकारी। देखें, अभी हमने बात की थी प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। मैंने आपको क्या बताया, विकारी का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल और पुरुष के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं, विकारी शब्द बताए हैं। अब विकारी शब्द की जब हम बात करते हैं तो विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। यानी विकारी शब्द के भेद की जब हम बात करें, प्रकार की बात करते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो अब हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे संज्ञा की। बोले संज्ञा क्या होती, संज्ञा, संज्ञा बोले समधनज्ञा, ठीक है, समधनज्ञा यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। बोले किसका ज्ञान, बोले नाम का ज्ञान। क्या बात करेंगे, संज्ञा का मतलब होता है समधनज्ञा यानी सम्यक ज्ञान। बोले किसका ज्ञान, बोले नाम का ज्ञान। बोले किसके नाम का ज्ञान, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, जाति, इनके नाम की हम बात कर रहे हैं। किसके नाम की बात कर रहे हैं, तो वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव और जाति, इसके नाम को हम बोलते हैं संज्ञा। यानी संज्ञा का सीधी सी बात है, दूसरा नाम होता है नाम। संज्ञा का दूसरा नाम क्या होता है, नाम। बोले किसी का भी नाम, व्यक्ति का नाम हो सकता है, पशु का नाम हो सकता है, पक्षी का नाम हो सकता है, देश का नाम हो सकता है, नदी का नाम हो सकता है, समुद्र का नाम हो सकता है, पर्वत का नाम, किसी का भी नाम क्या हो जाती है, संज्ञा। तो हम बोल रहे हैं समधन ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान। बोले किसका ज्ञान, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जाति, स्थान, समुद्र, नदी, पहाड़, कुछ भी, किसी का भी नाम क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाती है। आ रही बात समझ, समधन ज्ञा, संज्ञा किसकी बात है। तो देखिए परिभाषा की हम बात करते हैं तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा। किसकी बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, भाव, जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं संज्ञा की बात। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो जहां हम बात करते हैं संज्ञा के भेद की बात करते हैं, किसके भेद की बात करते हैं, संज्ञा के भेद की बात करते हैं, तो बच्चे सबसे ज़्यादा इतने ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं भेद में। देखिए भेद की बात कर रहे हैं तो भेद के या तो मुख्य पूछते हैं या प्रधान पूछते हैं कि संज्ञा प्रमुख रूप से कितनी होती है, प्रधान रूप से कितनी होती है, तो 3 ही होती। कितनी होती है, 3 ही होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन यदि आपसे प्रश्न में पूछा जाता है कि कुल कितनी संज्ञा होती है ना, संज्ञा के प्रकार कुल कितने होते हैं, तो कुल 5 होंगे। प्रश्न समझें आप, प्रश्न क्या बोल रहे हैं, आपसे क्या पूछा, संज्ञा के भेद पूछे। तो संज्ञा मुख्य रूप से कितनी होती है, 3 ही होती है। लेकिन यदि आपसे पूछा है जो कुल कितनी होते, कुल कितनी होती है, 5। क्यों, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक धातु या द्रववाचक और एक हो जाएगा आपका जो है समूहवाचक वाचक। तो देख रहे हैं कुल 1 2 3 4 और 5, तो 5 कुल के आधार पर, यानी टोटल कितने होते हैं, टोटल 5 होते हैं। लेकिन यदि उसके मेन कितने होते हैं, तो मेन 3 होते हैं, 1 2 और 3। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया, प्रश्न समझ में आ रहे हैं आपको कि संज्ञा के भेद की यदि आपसे बात पूछते हैं तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा जो होती है 3 ही प्रकार की होती है मुख्य रूप से, व्यक्ति, जाति और भाववाचक की बात कर रहे हैं। लेकिन यदि आपसे कुल कितने होते हैं तो कुल 5 हो जाएंगे, जिसमें जातिवाचक के 2 प्रकार होते हैं, धातु या द्रववाचक और समूहवाचक के अंतर्गत आ जाती। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इनके प्रकारों पे। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बता देती हूँ जिसके आधार पर आपको ये 5 के 5 प्रकार समझ में आ जाते हैं। देखें आप, यदि हम बात करते हैं, मान लो ये है फल, फल फल पूरी जाति का बोध करवाएगा। क्या कर रहा है, फल क्या है, पूरी जाति का बोध करवाता है, जाति का बोध करवाता है।
और फल में सिर्फ और सिर्फ एक फल की बात कर रहे हैं, यह हम बोलते हैं आम। याद रखिए, लोग आम को जातिवाचक बताते हैं। आम एक विशेष प्रकार का फल होता है, प्रजातियां बहुत प्रकार की हो जाएगी उसकी, लेकिन आम एक विशेष प्रकार के फल का नाम है। याद रखिए, एक विशेष प्रकार के फल का नाम होता है आम। पपीता, जामुन, ठीक है, ऐसे बहुत सारे फल होते हैं। सेब, ये एक फल का प्रकार का स्पेशल नाम होता है। याद रखिए, लोग आम को जाति में डाल देते, आम व्यक्तिवाचक में आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो फल में जाति हो जाएगा, ये जाति हो जाएगी, ठीक है। और उस फल में एक विशेष फल की जब हम बात करें, विशेष फल की बात करते हैं, वो हो जाए आम। अब आम में यदि हम जाम, पपीता, केला, इन सबको रख देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, समूह का बोध करवाए। किसका बोध करवाता है, समूह का बोध करवाता है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, एक फल लिया, इस फल के अंतर्गत सभी प्रकार के फल आ जाता है, इसलिए पूरी जाति का बोध करवाता है। यदि हमने फल में सिर्फ और सिर्फ एक ही फल का नाम ले, आम, जाम, है ना, यानी अमरूद, जिसको बोलते जाम, यानी अमरूद, हमारे इंदौर में जाम, अमरूद को जाम बोलते हैं, ठीक है। फिर पपीता, केला, ये जो होते हैं, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, ये समूह के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं, इसी की बात ले लेते हैं कि अब तीसरा प्रकार, चौथा हो जाए इसका भाव। भाव की हम बात करते हैं, तो जैसे आम होता, आम, तो आम जो होता है, याद रखिए, आम मीठा है। आम क्या है, मीठा है, मीठा विशेषण है। याद रखिए, मीठा क्या है, विशेषण, ठीक है। लेकिन आम में मिठास है, क्या है, आम में मिठास है, ये मिठास उसका भाव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाव हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं, आम जो है पीला है, आम जो है पीला, पीला उसका विशेषण है, वो पीलापन जो हो जाता है, पीलापन क्या हो जाएगा, उसका भाव हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार के हम बात कर रहे हैं, जो है कलर की बात कर रहे हैं, ये तो ये आप देख रहे हैं, फल में पूरी जाति का बोध कर रहा। फल में यदि हम किसी एक विशेष फल की बात करते हैं, तो व्यक्तिवाचक की बात करते हैं। फिर उसके बाद एक से अधिक यदि फल की बात करते हैं, समूह की बात करते हैं, और उसमें जो भाव पाए जाते हैं, वो भाववाचक के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ देखें, हम पक्षी की बात कर रहे हैं। पक्षी में सभी प्रकार के पक्षी आ जाते हैं, और पक्षी में यदि हम एक अकेले तोते की बात करते हैं, तोते की बात करते हैं, तो तोता जो एक जो हो जाएगा, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा, क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाता है। और इस तोते के साथ में हम और कबूतर, मैना, बहुत सारे पक्षी जोड़ देते हैं, तो इस समूह का बोध करवाएगा, क्या करवाएगा, समूह का बोध करवाता है, ठीक है। अब यदि हम तोते की बात करते हैं, तो तोता क्या है, रंग में हरा होता है, तो तोता हरा होता है, ये उसकी विशेषता, विशेषण है। लेकिन हरापन उसका भाव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हरापन। तो हरापन जो हो जाता है, उसका क्या हो जाता है, भाव हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार के हम बात करते हैं, यदि हम बात करते हैं नदी की, तो नदी पूरी जाति का बोध कर, नदी क्या होता है, पूरी जाति का बोध करवाता है। और नदी में भी हम क्या बात कर रहे हैं, गंगा नदी की सपोज बात कर रहे हैं, गंगा नदी, गंगा नदी एक विशेष प्रकार की नदी हो जाती है, इसके कारण ये व्यक्तिवाचक हो जाती, क्या होती है, व्यक्तिवाचक हो जाती है। अब इस गंगा में यमुना, सरस्वती, ये सारी जोड़ देते हैं, कर रहे हैं, पूरे समूह का बोध करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पूरे समूह का बोध करवाते हैं। अब गंगा नदी की हम बात करते हैं, तो जैसे गंगा नदी चौड़ी है, तो चौड़ी इसकी विशेषता है, गंगा नदी चौड़ी है, और चौड़ाई इसका क्या हो जाती है, भाव, ठीक है। गंगा नदी बहती है, बहना, ठीक है, क्रिया है, और बहाव क्या हो जाएगा, उसका भाव हो जाता है, ठीक है। तो जब भी किसी एक जाति या प्रजाति का बोध करवाया जाता है, वो जातिवाचक अंतर्गत है। किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, देश, किसी का भी बोध करवाते हैं, वो व्यक्तिवाचक में आ जाता है, ठीक है।
और एक से अधिक ऐसे व्यक्ति जिसके अंतर्गत, जिसकी हम काउंटिंग कर सकते, जिसको हम गिन सकते हैं, उसकी बात करते हैं तो समूह के अंतर्गत आ जाता है। अब एक एक की हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखें यहाँ देखेंगे व्यक्तिवाचक, इस संज्ञा से केवल या विशेष या एक ही व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का। जैसे हमको बोला इंदौर एक शहर में एक स्पेशल जगह का नाम हो जाए, एक शहर का नाम है, कौन सा, इंदौर, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक वर्ग। भोपाल व्यक्तिवाचक वर्ग, जबलपुर व्यक्तिवाचक वर्ग, दिल्ली व्यक्तिवाचक हो जाता है, ये व्यक्तिवाचक हो जाए स्थान के आधार पर, ठीक है। तो वस्तु की बात करें, ये पेन व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। ये टेबल व्यक्तिवाचक, बोर्ड व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि हम वस्तुओं के अंदर किसी एक वस्तु की बात कर रहे हैं, वस्तु के अंतर्गत एक वस्तु की बात कर रहे हैं। तो देखें कि इस संज्ञा से केवल या विशेष या एक ही व्यक्ति या वस्तु स्थान का बोध होता है, उसको व्यक्तिवाचक होता है। चाहे वो समुद्र के में किसी एक का नाम हो, नदियों में किसी एक का नाम हो, वस्तु में किसी एक का नाम, पशु में किसी एक का नाम, पक्षी में किसी एक का नाम, किसी एक का नाम जो हो जाता है विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष पक्षी, विशेष पशु पक्षी, कुछ भी एक जब किसी बात बोध करवाता है वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाता है। जैसे व्यक्ति मोहन वगैरह, मोहन सोहन, फल में आम जामुन, पक्षी में तोता मैना, शहर में इंदौर भोपाल, देश में भारत नेपाल, नदियों गंगा यमुना, दिन में सोमवार मंगलवार, ये सब व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाता है। दूसरी बात करें जातिवाचक, तो जातिवाचक किसी पूरी जाति का या किसी वर्ग का बोध करवाता है। जैसे हम बात कर रहे हैं, इधर देखें यहाँ पर मनुष्य में पूरे सभी प्रकार के मनुष्य आ जाते हैं, तो ये पूरी जाति का बोध करवाता है। लेकिन जैसे हमने बोला सीता हो जाएगी व्यक्तिवाचक, राम व्यक्तिवाचक, मोहन व्यक्तिवाचक, लेकिन ये तीनों मिलाकर समूहवाचक के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। तो मनुष्य क्या पूरी जाति का बोध करवाता है, और इसमें सीता हो गई, राम हो गए, मोहन, तो सीता अकेली व्यक्तिवाचक, राम अकेला व्यक्तिवाचक, मोहन अकेला व्यक्तिवाचक, लेकिन तीनों को मिलाकर क्या हो जाता है, समूहवाचक की बात करें। जहां मनुष्य में बात करें मनुष्यत्व, ये हो जाएगा भाववाचक के अंतर्गत हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी इसके दो प्रकार है, नर नारी, ये भी क्या हो जाता है, ये भी जातिवाचक हो जाएगा। तो नारत्व या नारीत्व, ठीक है। उसी प्रकार है पुरुष महिला, ये भी क्या हो जाती है, ये जातिवाचक के अंतर्गत आ जाती हैं। तो किसी पूरी जाति या उसके किसी वर्ग का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं जातिवाचक। तो देखें किसी जाति या वर्ग का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, जातिवाचक। जैसे नर हो गया, नारी हो गया, मनुष्य हो गया, पशु पक्षी, फल, देश, कुछ भी हो सकता है, जो संपूर्ण का बोध करवाते हैं, हम उसकी बात करते हैं। अब ये जो जातिवाचक है, इसके दो प्रकार होते हैं, धातु या द्रववाचक, क्या बोले हैं, धातु या द्रववाचक, और दूसरा होता है समूहवाचक, ठीक है। क्या बोलते हैं, धातु या द्रववाचक, और दूसरा है समूहवाचक। अब नाम से पता चल रहा है धातु या द्रववाचक, द्रव का मतलब है मेटल, पदार्थ की बात कर रहे हैं। तो वे शब्द जो किसी वस्तु का बोध करवाएं या व्यक्ति का बोध करवाएं, लेकिन किसके आधार पर, माप और तोल के आधार पर, ठीक है। माप और तोल के आधार पर जिसका बोध कराए, जिसको गिना नहीं जा सकता है, तो ऐसे शब्द जो क्या कर रहे हैं, किसी भी पदार्थ का माप तोल, ऐसे शब्द जो किसी भी वस्तु का माप और तोल का बोध करवाते हैं, लेकिन जिनको गिना नहीं जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं, धातु या द्रववाचक के अंतर्गत आ जाता है। जैसे अभी हम जाते हैं, हम किसी के कहीं गए दुकान पे और हम बोल देते हैं कि भाई जो है हमको दे दो 2 लीटर तेल। तो तेल क्या करा, मापा, शक्कर लेना 2 किलो शक्कर देना, शक्कर 2 किलो क्या करा, माप तोल। हम जाते हैं सोना, है ना, ग्राम में लेते, चांदी किलो में लेते। तो ऐसी वस्तुएं, ऐसे पदार्थ जिसका माप तोल कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, उनको बोला जाता है क्या, धातु या द्रववाचक। यानी ऐसे शब्द, हम पढ़ क्या रहे शब्द, ऐसे शब्द जो किसी पदार्थ के माप और तोल का बोध करवाता है, जिनके गिनने का बोध नहीं करवाता है, उसको बोला जाए धातु या द्रववाचक के अंतर्गत आ जाए। जैसे उदाहरण देखें हम यहाँ पर, देखो लोहा, चांदी, तांबा, तेल, घी, शक्कर, आटा, दाल, चावल, कुछ भी है ना,
किसी प्रकार की हम बात करते हैं वो सारे सारे किसके अंतर्गत होता है, धातु। याद रखिए धातु या द्रव, द्रव का मतलब द्रव्य, द्रव नहीं बोला द्रव्य बोला, देख रहे हैं मैटर, द्रव मत कर देना, द्रव वाला, ये वाला द्रव्य मैटर की बात करें, इसलिए इसमें आटा दाल चावल शक्कर सब कुछ आ जाएगा, तेल घी कुछ भी पॉसिबल है ना, इसके अंतर्गत आ जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले की समूह में। मैंने अभी आपको बोला है समूह, जैसे आपको बोला मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग तो समझ जाना समूह है, यूपीएससी समझ जाना समूह है, संघ लोक सेवा आयोग निर्वाचन आयोग तो समझ जाना समूह है, ठीक है। क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम समझ जाना सारा क्या है, समूह। क्यों? क्योंकि इसमें एक फिक्स क्या होती है, एक फिक्स संख्या होती है, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं समूह की, ऐसे सब जब भी हम किसी की बात करें, समूह की बात करते हैं, तो यहाँ आपको किसी व्यक्ति का, वस्तु के, इनके समूह का बोध करवाया जाता है। तो जिस शब्द से किसी समूह का ज्ञान होता है, समूह का ज्ञान होता है, उसको समूहवाचक बोला। जैसे सेना, कक्षा, परिवार, समिति, आयोग, पुलिस, सेना, जुलूस, वर्ग, दरबार, दल, है ना, सरकार, लोक सेवा आयोग, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषदें, ग्राम सभा, ये सारे किसका उदाहरण हो जाता है, समूह का उदाहरण हो जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं लास्ट वाला भाववाचक। भाव, भाव किसके भाव की बात करें भाई, सिंपल से हम परिभाषा क्या पढ़ रहे हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के भाव। भाव कैसे, गुण के आधार पर भाव हो सकते हैं, ठीक है, दोष के आधार पर भाव हो सकते हैं, दशा के आधार पर भाव हो सकते हैं, अवस्था के बारे में भाव, किसी भी आधार पर क्या बोला है, किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, जाति का, किसके आधार पर भाव, गुण के आधार पर, दोष के आधार पर, दशा के आधार पर और अवस्था के आधार पर यदि भाव की बात करते हैं, भाव का बोध करवाता है, उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि राम सज्जन है, सपोज ये लिखा राम सज्जन है, तो राम की विशेषता बताई कि वो कैसा सज्जन, लेकिन जैसे इसमें आता सज्जनता, सज्जनता क्या हो जाता है, भाव हो जाए, क्योंकि इस व्यक्ति की क्या बोला है, भाव का बोध करवा रहा है। जैसे इंसान से क्या हो जाएगा, इंसान से इंसानियत, ठीक है। जैसे उड़ना, उड़ना से उड़ान, जलना से जलन, ठीक है, दानव से दानवता, पुरुष से पुरुषत्व। ये क्या करवा रहे हैं, ये भाव का प्रदर्शित कर रहे हैं, किसके आधार पर, गुण के आधार पर, दोष के आधार पर, दशा के आधार पर, अवस्था के आधार पर क्या करवा रहे हैं, भाव का प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको बोला जाता है भाववादी। ये अलग अलग प्रकार से बनते हैं, संज्ञा से बनेंगे, जातिवाचक संज्ञा से बनेंगे, आप देखेंगे जो है क्रिया के आधार पर बनते हैं, बहुत प्रकार से इनके भाववाचक बनते हैं। देखें तो परिभाषा देखें, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु व पदार्थ के गुण, दोष या दशा या अवस्था का बोध होता है, उसको क्या बोला जाता है, भाववाचक। जैसे लड़कपन, बचपन, सतीत्व, पुरुषत्व, सज्जनता, इंसानियत, दानवता, नारीत्व, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो किताबों के अंतर्गत भी मिलेंगे और नोट्स वगैरह में बहुत सारे मिल जाते हैं। ये सारे किसके प्रकार हो जाते हैं, भाववाचक के प्रकार हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या करा, विकारी शब्द में किसको पढ़ा है, संज्ञा का। संज्ञा की बात करें तो संज्ञा में हमने कितने पढ़े, तीन में भी कुल कितने पढ़े हैं, 5 पढ़े, ठीक है। तो बच्चों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, देख रहे होंगे लगातार ये मेरा 6ठा वीडियो है और आपने अभी तक ये बताया नहीं कि किस प्रकार के मेरे वीडियो में कमजोरियां हैं। 2-3 बच्चों ने नेगेटिव दिया है, तो क्यों दिया पहले वो बता दें भाई, कारण क्या है, आपने नेगेटिव किस आधार पर, वो मुझे मैंने देखा मेरे 3 लोगों ने डिसलाइक किया है, क्यों किया है बता दें, कारण क्या है, क्या आपको कौन सी गलत चीज़ें लगी कि जिसके कारण आपने डिसलाइक किया है। तो यदि आपको मेरा ये जो वीडियो अच्छा लगे तो इसको क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।